हेलो एवरीवन, बहुत स्वागत है आप लोगों का चंद्रा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज का ये वीडियो साथियों सब इंस्पेक्टर प्रीलिम्स की तैयारी करने वाले उन अभ्यर्थियों के लिए है जिनके एग्जाम की तारीख बहुत ही पास आ चुकी है और वो अपने एग्जाम की तैयारियों को एक नया आयाम दे सके, एक नया धार दे सके। इस पर्पज से चंद्रा एकेडमी ने सब इंस्पेक्टर प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए एक सीरीज शुरू किया है जिसका नाम है अंतिम प्रहार सीरीज। साथियों, इसमें हमने ये ध्यान रखा है कि हर सब्जेक्ट का आपको अंतिम प्रहार सीरीज में वीडियो उपलब्ध कराया जाएगा और सारे डायमेंशन को आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखते हुए, सारे डायमेंशन कवर करते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह आपके लिए लाया जा रहा है। तो इसी कड़ी में साथियों, मैं आदित्य आज आपके लिए लेकर आया हूं इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान के वो महत्वपूर्ण 30 प्रश्न जो आपके एग्जाम की तैयारियों को नया आयाम देंगे। और साथ ही साथ मैंने इस पूरे एमसीक्यू में इस बात का ध्यान रखा है कि पिछले साल भर से संवैधानिक प्रावधानों को लेकर के जो राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा के विषय बने हुए हैं, जो हमारे एग्जाम के डिमांड के हिसाब से जो कोर टॉपिक्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जिससे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछने की संभावना होती है। तो साथियों, उन सभी डायमेंशंस को, उन सभी आपके आने वाले जो एग्जाम हैं उसके नए पैटर्न को कवर करते हुए, करंट अफेयर्स के टॉपिकों को शामिल करते हुए मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं टॉप 30 एमसीक्यू। तो साथियों, जैसा कि समय बहुत कम है, हम अपने समय का सदुपयोग करते हुए जल्दी से शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की और सारे डायमेंशन को हम लोग आराम से पढ़ेंगे। तो चलो साथियों, अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन में बात करता हूं कि क्वेश्चन के अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होना चाहिए, तो एक चीज हमेशा आप ध्यान में रखना कि आजकल संविधान के प्रश्न जो है वो आपको कॉन्सेप्चुअल, थोड़े से विश्लेषणात्मक पूछे जा रहे हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखना, हड़बड़ी नहीं करना है, सारे डायमेंशन को आराम से ऑप्शन को पढ़ना है, उसके बाद हमको आंसर करना है। क्लियर है? तो देखो, अगर मैं बात करूं हमारे पहले क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन बोलता है सुमेलित कीजिए, जोड़ी मिलान करना है। एक तरफ अनुसूचियों के नाम संख्या दी हुई है, दूसरे तरफ उसके प्रावधानों का उल्लेख है। तो जैसा कि हमने पढ़ा है, हमारे संविधान की जो तीसरी अनुसूची है, वो तीसरी अनुसूची किसका प्रावधान करता है? तो शपथ का। हमको यहाँ शपथ कहाँ देखने को मिल रहा है? 3 नंबर में तीसरी अनुसूची शपथ से रिलेटेड है। अगर मैं बात करूं चौथी अनुसूची की, तो चौथी अनुसूची प्रावधान करता है राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन हुआ है, स्थानों का, वो मतलब बी का क्या हो सकता है, क्या होगा? तो 4। बात करूं पांचवी अनुसूची की, तो पांचवी अनुसूची बात करता है अनुसूचित क्षेत्रों की। किसकी बात करता है? अनुसूचित क्षेत्रों की। तो डी का क्या, सी का क्या होगा? 1। और अगर बात करूं छठवीं अनुसूची की, तो छठवीं अनुसूची बात करता है जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। इस प्रकार अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन हमको दिखता है 3, 4, 1 और 2। ये ऑप्शन हमको कहां देखने को मिल रहा है? 3, 4, 1 और 2 में। तो ऑप्शन नंबर सी में। तो सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ये थोड़ा सा इजी है, ये जोड़ी मिलाओ, ये सब बोनस नंबर है, समझ लो, यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। देखो, दूसरा क्वेश्चन हमारा पूछता है कि निम्नांकित में से कौन सी समिति केवल निचले सदन की है? और सभी जानते हैं साथियों, निचला सदन मतलब लोकसभा। तो इन चारों में से वो कौन सी समिति है जो केवल लोकसभा की है? तो याद रखिएगा, जब भी हम लोग समितियां पढ़ते हैं तो एक समिति आती है संसदीय समितियों में जिसका नाम है प्राक्कलन समिति, स्टीमेट कमेटी। और इस प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं जो सबके सब कहां से चुने जाते हैं? तो लोकसभा से। इस आधार पर हम बोल सकते हैं कि प्राक्कलन समिति या एस्टिमेट कमेटी इन चारों में से वो समिति है जो केवल कहां की है? तो निचले सदन की है। क्लियर है यहां तक बात? चलो, इसी में से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? तो भारत की व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका, विधायिका, ये दोनों नाम से जाना जाता है। तो भारत की व्यवस्थापिका में कौन कौन शामिल हैं, पूछा है। तो याद रखिएगा, भारत की व्यवस्थापिका में या विधायिका में कौन कौन शामिल होते हैं? तो साथियों, विधायिका में शामिल होती है लोकसभा, इसके साथ ही विधायिका में शामिल होते हैं राज्यसभा,
और तीसरा प्रमुख अंग होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। तो इस हिसाब से लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलाकर के भारत में किसका निर्माण करते हैं? तो व्यवस्थापिका का या लेजिस्लेचर का। तो ऑप्शन के हिसाब से 1, 2 और 3 हमारा आंसर यहाँ क्या होगा? तो बी। इसके हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा? बी। क्लियर है यहां तक बात? चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 किसकी बात करता है? तो किसकी सिफारिशों या संस्तुति के आधार पर किसका गठन हुआ बोला जा रहा है? तो देखो, गठन नहीं, मूल कर्तव्यों को भारत में शामिल किया गया। तो किसकी सिफारिशों के आधार पर मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो हम लोग पढ़ते हैं सरदार स्वर्ण सिंह समिति के बारे में। 1976 में ही इस समिति का गठन हुआ। इस समिति की सिफारिशों पर ही कौन सा संविधान संशोधन हुआ? तो 42वां संविधान संशोधन, 42nd अमेंडमेंट। ये कब हुआ था? तो ये भी हुआ था 1976 में। और इसी 1976 42 अमेंडमेंट के द्वारा संविधान में क्या जोड़ा गया? तो भाग 4 क और एक अनुच्छेद जोड़ा गया। कौन सा? तो 51 क। और इस 51 क में 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया, जिसको बाद में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया। और वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11। कहां पास उल्लेखित हैं? तो संविधान के भाग 4A 4 क में। कौन से अनुच्छेद में इनका उल्लेख है? तो 51 क। और किसकी सिफारिशों के आधार पर इसे शामिल किया गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कब शामिल किया गया था? 1946 में। और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन। क्लियर है यहां तक बात? चलो तो चौथा देख लिए। अब आते हैं पांचवें क्वेश्चन पर। पांचवा क्वेश्चन पूछता है कि किस परिस्थितियों में नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है? वो कौन से कंडीशन होते हैं जब नागरिकों के मौलिक अधिकार निलंबित या सस्पेंड होते हैं? तो देखो, सबसे पहला बोल रहे हैं प्रतिरक्षा सेना के सदस्यों के संबंध में। तो जी हाँ, संविधान का जो आर्टिकल 33 है वो बात करता है प्रतिरक्षा सेना के सदस्यों के मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। दूसरी बात करते हैं, क्या संविधान संशोधन के द्वारा यह संभव है? तो जी बिल्कुल, संविधान संशोधन करके मूल अधिकारों को भी निलंबित किया जा सकता है। तीसरा बात करता है आपातकालीन उन घोषणा के दौरान। तो जब भी आपातकाल की घोषणा होती है तो आर्टिकल 358 और 359 इन दो अनुच्छेदों के अनुसार नागरिकों के कुछ मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। तो तीसरे कंडीशन में भी मूल अधिकार क्या हो सकते हैं? निलंबित। चौथा बोलता है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। तो नहीं, सर्वोच्च न्यायालय तो मूल अधिकारों का गारंटर है, सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों को निलंबित नहीं करता। बात करते हैं फिफ्थ ऑप्शन की, जब सैन्य विधि लागू हो। तो जी हाँ, संविधान का आर्टिकल 34 ये प्रावधान करता है कि जिन क्षेत्रों में सैन्य कानून लागू होंगे उन क्षेत्रों पर मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। संसद के द्वारा तो नहीं, ना संसद ना ही सर्वोच्च न्यायालय। तो ऑप्शन के हिसाब से 1, 2, 3 और 5 ये चार ऐसे कंडीशन है जब मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। तो ऑप्शन में 1, 3, 2 और 5, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ये कंडीशन में क्या होंगे साथियों? मूल अधिकार निलंबित होंगे। क्लियर है यहां तक बात? चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 6। महाभियोग प्रस्ताव संसद में किस बहुमत के द्वारा पारित होना चाहिए? तो याद करो, महाभियोग प्रस्ताव किसके विरुद्ध लाया जाता है? तो महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है राष्ट्रपति के विरुद्ध। और याद रखिएगा साथियों, महाभियोग प्रक्रिया के बहुमत के लिए एक विशेष शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसी को पूछा है और उसी को जानना भी है। क्या सदनों के 1/3 बहुमत द्वारा? तो नहीं, ऐसा नहीं है कोई प्रावधान। सदनों में उपस्थित तथा मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत? तो नहीं, ये भी नहीं होगा।
सदनों की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत, तो जी। जो महाभियोग का प्रस्ताव है वो विशेष बहुमत के द्वारा पारित होता है, और इस विशेष बहुमत की परिभाषा है कि सदनों की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से ये महाभियोग का प्रस्ताव, इंपीचमेंट मोशन पास होना चाहिए। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा इसमें? सी। याद रखिएगा, कुल सदस्य संख्या का क्या बोला है? तो 2/3। ध्यान रखिएगा, कुल सदस्य संख्या का 2/3। ये किसकी प्रक्रिया है? तो राष्ट्रपति के महाभियोग की। ठीक इसी प्रकार अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखें तो वो बात करता है कौन घोषित करेगा कि लोकसभा का एक सदस्य विकृत चित्त का है। समझ गए बात? विकृत चित्त के आधार पर संसद के सदस्यों की सदस्यता जा सकती है, ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का प्रावधान है। और जब भी कोई सदस्य विकृत चित्त का हो तो इस विकृत चित्त को घोषित करने का अधिकार, याद रखिएगा, किसके पास है? तो सक्षम न्यायालय के पास। न्यायालय ये घोषित करता है कि कोई व्यक्ति विकृत चित्त का है या नहीं। तो इसका हमारा आंसर होगा डी 7 का। क्या होगा? तो न्यायालय। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 पूछता है कि राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कितने सदस्य, मतलब पूछा जाता है कि न्यूनतम सदस्यों की संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं कोरम। क्या बोलते हैं? कोरम। और यही क्या कहलाता है? गढ़पूर्ति। क्या कहलाएगा? गढ़पूर्ति। तो देखो, जैसा हम लोग संसद या लोकसभा के बारे में पढ़ते हैं कि इसका कोरम जो होता है वो कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग होता है। चूंकि लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों की सीटों की संख्या निश्चित है, इसीलिए इन सभाओं का भी कोरम क्या होता है? तो निश्चित होता है। लेकिन बात जब राज्य विधान मंडल की करें तो चूंकि विधान मंडलों की संख्या, सदस्यों की संख्या अलग अलग हो सकती है, इसीलिए इनका कोरम भी अलग अलग हो सकता है। लेकिन कोरम के लिए क्या शब्द यूज किया जाता है? तो देखिए, कोरम के लिए बोला जाता है या तो 10 सदस्य या कुल सदस्य संख्या का 10वां हिस्सा, जो भी क्या हो? अधिक हो। या तो 10, या तो 10, या तो फिर किसी विधानसभा के कुल सदस्यों का 10%, दोनों में से जो ज्यादा हो। तो एक एग्जांपल लेकर के समझाता हूं। जैसे हम बात करें हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के विधानसभा की, तो छत्तीसगढ़ राज्य के विधानसभा की संख्या है 90। 90 का 10% होता है 9। तो 9 ज्यादा या 10 ज्यादा? तो 10। तो यहां लिखा हुआ है कि या तो 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा। तो कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा हो गया 9, और एक हो गया 10, जो भी क्या हो? अधिक हो। तो अधिक कौन सा है? 10। तो इस मामले पर राज्य विधानसभा की संख्याओं में हमेशा याद रखिएगा, अगर वो संख्या 10 से अधिक है तो जो अधिक होगा उस नंबर को लेना है। तो सारे राज्य की विधानसभाओं या विधान परिषदों में कोरम की जो स्थिति होती है वह होती है या तो 10 या तो कुल सदस्य संख्या का 10वां हिस्सा, दोनों में से जो ज्यादा हो। क्लियर है यहां तक बात? छत्तीसगढ़ के हिसाब से ये संख्या 10 होगी, लेकिन दूसरे राज्यों के विधानसभा के हिसाब से ये संख्या क्या होगी? तो उनकी कुल संख्या का 10वां हिस्सा। क्लियर है बात? जो ज्यादा होगा वो। इसी प्रकार अगर मैं 9वें क्वेश्चन की बात करूं तो पूछता है भारतीय संविधान में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसे है? तो याद रखिएगा, अध्यादेश जारी करने की शक्ति हमारे देश में राष्ट्रपति के पास भी है, और राज्यों में किसके पास है? तो राज्यपाल के पास। इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रपति एवं राज्यपाल दोनों। क्लियर है यहां तक बात? राष्ट्रपति को भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति है और राज्यपालों को भी। इसी के हिसाब से जैसे आर्टिकल 123 राष्ट्रपति की बात करता है, आर्टिकल 213 राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। तो इसका आंसर होगा डी। क्लियर है यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो भारतीय संविधान के किस भाग में समान सिविल संहिता की बात की गई है? तो साथियों, समान सिविल संहिता बहुत जोरों पर है, हमारे राज्य में भी इसे लागू करने की सुगबुगाहट देखने को मिल रही है, और भी अलग अलग राज्यों में ये लागू हो रहा है। संसद में ये, विधायिका में ये पेंडिंग पड़ा हुआ है। और बात करें अगर समान सिविल संहिता यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड की,
तो इसका उल्लेख हमको देखने को मिलता है आर्टिकल 44 अनुच्छेद 44। और अनुच्छेद 44 कहाँ मिलेगा? तो भाग 4। और भाग 4 किससे संबंधित है? तो डीपीएसपी से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। तो समान सिविल संहिता का उल्लेख हमको कहाँ मिलता है? संविधान के भाग 4 में। भाग 4 के अलावा अनुच्छेद 44 में। और ये किससे संबंधित है संविधान का भाग 4? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से। क्लियर है यहां तक? तो चलो 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करते हैं? तो याद रखना, सीधा सा क्वेश्चन है। आजकल अनुच्छेदों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है। तो याद रखिएगा, विधानसभाओं के लिए निर्वाचन का प्रावधान किसमें दिया हुआ है? तो अनुच्छेद 170 में। विधान परिषद की स्थापना का प्रावधान किसमें है? तो अनुच्छेद 171 में। अगर बात करें लोकसभा की स्थापना का प्रावधान किसमें है? तो लोकसभा की स्थापना का प्रावधान है अनुच्छेद 81 में। राज्यसभा का प्रावधान किसमें है? तो सॉरी, हाँ, राज्यसभा का प्रावधान किसमें है? तो वो है अनुच्छेद 80 में। क्लियर है यहां तक? चलो, तो याद रखिएगा, इसका राज्य विधानसभा का क्या हो जाएगा? तो अनुच्छेद 170। बात करते हैं आगे अनुच्छेद क्वेश्चन 12 की। क्वेश्चन 12 पूछता है, राज्यपाल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन ये है कि राज्य का प्रथम नागरिक तथा राज्य का कार्यपालिका या का प्रमुख या कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। तो जी बिल्कुल, आर्टिकल 153 में जहां राज्यपाल के पद का उल्लेख है, यहां बताया गया है कि वह राज्य कार्यपालिका का प्रमुख होगा। अनुच्छेद 176 के अनुसार राज्यपाल प्रत्येक आम चुनावों के बाद प्रथम सत्र में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में अभिभाषण करता है, जो इसकी विधायी शक्तियां होती हैं। तो जी बिल्कुल, जैसे कि राष्ट्रपति हर लोकसभा की पहली बैठक को, नई गठित लोकसभा की पहली बैठक को और हर साल के पहले सत्र को संबोधित करते हैं, जिसे राष्ट्रपति का अभिभाषण कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार राज्यपाल भी हर आम चुनावों के बाद पहले सत्र को विधानसभा के और हर साल के पहले सत्र को वो क्या करते हैं? संबोधित करते हैं। इसी संबोधन को हम लोग बोलते हैं राज्यपाल का अभिभाषण। और ये जो राज्यपाल का अभिभाषण होता है या राष्ट्रपति का, ये इनकी कौन सी शक्तियां होती हैं? याद रखिएगा, तो विधायी शक्तियां। कौन सी शक्ति? विधायी शक्ति। और 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो जी बिल्कुल साथियों, जब संविधान पहली बार बनाया गया था, तो राज्यपाल के लिए प्रावधान ये था कि हर राज्य का एक राज्यपाल होगा। लेकिन उसे 7वें संविधान संशोधन द्वारा बदल करके ये व्यवस्था की गई कि कोई एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो इस हिसाब से देखें तो हमारा तीनों स्टेटमेंट क्या दिखता है? सही। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, 1 2 व 3। क्लियर है यहां तक? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित होती है? तो साथियों देखो, ये क्वेश्चन मैंने करंट अफेयर से उठाया है, क्योंकि हाल ही में चर्चा में रहा है कि अभी पिछले महीने ही, मतलब जो मई के महीने में ही राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश के द्वारा क्या किया है? तो न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की है। अब इस अध्यादेश को किसकी मंजूरी चाहिए? संसद की। तो फाइनली एक अध्यादेश है जिसमें नाम है सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या में बढ़ोतरी अधिनियम या अधिसूचना। अभी तो वो अधिसूचना है, संसद की सिफारिश के बाद वो बन जाएगा अधिनियम। तो कुल मिलाकर के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति किसमें निहित होती है? तो संसद में। और संसद ये काम कैसे करती है? तो कानून बना करके। क्लियर है बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन नंबर 14 पूछता है कि संविधान सभा की बैठक के संबंध में असत्य कथनों का चयन कीजिए या असत्य कथनों को छांटिए। तो संविधान सभा की कुल 11 बैठक का आयोजन हुआ। जी ये बिल्कुल सही है।
संविधान सभा की आम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की जाती थी, तो बिल्कुल ये भी कौन थे, हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष थे। सी बोलता है प्रस्तावना का न्याय फ्रांसीसी संविधान से लिया गया है, तो नहीं, प्रस्तावना का न्याय जो है वो फ्रांस से नहीं, वो कहां से लिया गया है, तो रशिया से, रूस से। क्लियर है बात। एक क्रांति हुई थी जिसको बोलते हैं रूसी क्रांति, तो यहां से हमने क्या लाया था, न्याय का शब्द। और संविधान सभा के सचिव के थे कौन थे, तो HVR अयंगर। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। न्याय शब्द को हमने फ्रांसिस के संविधान से नहीं लिया था, बल्कि कहां से अपनाया है, तो रशियन रिवॉल्यूशन से, रूसी क्रांति से। क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन 15 पूछता है प्रत्यायोजित विधान में विधि निर्माण का प्राधिकार निहित होता है। तो याद रखिएगा प्रत्यायोजित विधान, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये है कि कानून बनाने की शक्ति संसद के पास होती है, और वह उस कानूनों को लागू करने की शक्ति किसको देता है, तो कार्यपालिका को। किसको देता है, कार्यपालिका को। विधान का प्रत्यायोजन शक्तियों का किसके पास करता है, कार्यपालिका। और कार्यपालिका इसी प्रत्यायोजित विधान के तहत कानूनों को लागू करने के लिए क्या जारी करती है, तो आदेश। और क्या देती है, निर्देश। क्या बनाती है, और नियम। और क्या बनाएगी, विनियम। और विनियम के अलावा क्या जारी करती है, तो अधिसूचना, नोटिफिकेशन। ये सारे जो होते हैं, आदेश, निर्देश, नियम, विनियम, ये सब क्या कहलाते हैं, प्रत्यायोजित विधान। और इसको करने की शक्ति, अधिकार किसके पास निहित होता है, तो कार्यपालिका के पास। क्लियर है बात। याद रखना किसके पास, तो कार्यपालिका के पास। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। उद्देशिका प्रस्ताव मतलब हमारे संविधान की प्रस्तावना, प्रियम्बल, संविधान सभा के द्वारा कब स्वीकृत किया गया था। तो याद रखिएगा उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया गया था, तो वो किया गया था 13 दिसंबर। 13 दिसंबर कब, 1946। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया, तो अगले ही महीने। कब, तो 22 जनवरी 1947 में संविधान सभा ने उस उद्देश्य प्रस्ताव को क्या किया था, तो स्वीकार किया था। इसका आंसर होगा सी, 22 जनवरी 1947। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से कौन से अनुच्छेद एक से संबंधित नहीं है, एक से संबंधित नहीं है। चलो नहीं, एक के संबंध में सही है पूछा है, सॉरी। तो क्या क्या सही है, देखो तो संविधान का जो अनुच्छेद 1 है, आर्टिकल 1, वही बताता है कि देश का नाम क्या होगा, तो इंडिया, दैट इज भारत। तो भारत या इंडिया, पहला स्टेटमेंट काम क्या हो गया, सही। दूसरा, यही संविधान, यही अनुच्छेद बताता है कि भारत जो है वो राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, सही। और जब ये बताता है कि भारत राज्यों का संघ होगा, तो भारतीय संघ में कौन कौन से क्षेत्र शामिल होंगे इसका भी उल्लेख करता है। और उसमें वो बताता है कि सरकार द्वारा किसी भी क्षेत्र जो अधिग्रहित कर लिया गया है या एक्विजिशन किया गया है, ऐसा क्षेत्र भी भारतीय संघ का हिस्सा होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 1, 2 और 3। और ये हमको कहां देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन डी में। तीनों स्टेटमेंट किससे संबंधित है, तो संविधान के अनुच्छेद 1 से। क्लियर है यहां तक। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पूछता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और क्या विचार करना है, तो पहला स्टेटमेंट, उच्चतम न्यायालय के रिट के संबंधित न्यायिक अधिकार उच्च न्यायालय से कम है। जी हाँ, बिल्कुल ये कम है। कैसे कम है देखेंगे। रिट जारी करने के संबंध में उच्चतम न्यायालय का क्षेत्रीय न्याय क्षेत्र ज्यादा विस्तृत है। तो जी बिल्कुल ये भी है, क्षेत्रीय न्याय क्षेत्र ज्यादा विस्तृत है। तीसरा, अगर हम देखें तो ये पूछता है कि जिला न्यायालय मौलिक अधिकार से संबंधित रिट जारी कर सकता है। तो जी नहीं, ये इससे संबंधित रिट जारी नहीं कर सकता। तो देखो
सबसे पहले तो ये समझना है कि सर्वोच्च न्यायालय के रीट संबंधित न्यायिक अधिकार जो होते हैं वो उच्च न्यायालय से कम होते हैं। तो जी बिल्कुल, मूल क्या बोलते हैं, रीट जारी करने की जो शक्ति है सर्वोच्च न्यायालय को, वो आर्टिकल 32 में दिया गया है। और राज्य के उच्च न्यायालयों को जो रिट जारी करने की शक्ति है वो आर्टिकल 226 में दिया गया है। लेकिन दोनों के जो क्षेत्राधिकार हैं कि किन किन मामलों पर सर्वोच्च न्यायालय और किन किन मामलों पर उच्च न्यायालय रिट जारी करेगा, तो इस मामले में याद रखना है सर्वोच्च न्यायालय की रिट जारी करने की जो शक्ति है वो किससे कम है, तो उच्च न्यायालय से। और कैसे, तो आर्टिकल 32 बताता है कि मूल अधिकारों के उल्लंघन पर ही आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। लेकिन आर्टिकल 226 के हिसाब से चाहे वो मूल अधिकारों का उल्लंघन हो, कोई विधिक अधिकारों का उल्लंघन हो या कोई संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हो, इस आधार पर भी राज्य के उच्च न्यायालय के पास रिट जारी करने की शक्ति है जो कि सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा है। इसीलिए पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाता है, सही। दूसरा बोलता है उच्चतम न्यायालय का क्षेत्रीय अधिकार। तो सीधी सी बात है, उच्चतम न्यायालय का क्षेत्रीय अधिकार पूरा देश होगा और हाई कोर्ट का जो क्षेत्रीय अधिकार है वो केवल वो राज्य होगा जहां का वो हाई कोर्ट है। तो इस आधार पर उच्चतम न्यायालय का क्षेत्रीय अधिकार ज्यादा क्या है, तो विस्तृत है। ये स्टेटमेंट भी क्या है, सही। इसी में ये लिखा गया है कि आर्टिकल 32 में ही कि अगर संसद चाहे तो किसी अन्य न्यायालयों को भी रिट जारी करने का अधिकार प्रदान कर सकती है। लेकिन संसद ने अभी तक ऐसे किसी न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार प्रदान नहीं किया है। तो 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट ही इस देश में रिट जारी कर सकते हैं। तो तीसरा ऑप्शन हो गया हमारा, स्टेटमेंट हो गया हमारा गलत। तो इस आधार पर सही कथन पूछा है तो सही है 1 और 2। इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। समझ गए? चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है अभिकथन और कारण। जहां अक्सर बहुत सारे प्रतिभागियों के माथे की क्या बोलती है, चिंताओं की लकीरें आ जाती हैं। ऐसे क्वेश्चन में से एक कैटेगरी है कथन और कारण। कई लोग बोलते हैं सर ये समझ में नहीं आता कि कारण जो है वो कथन की व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखो ऐसा है कि जितनी गहरी आपकी इस विषयों पर या उस टॉपिक पर समझ होगी उतना ही आपको ये अंडरस्टैंडिंग होगी, समझ में आएगा कि जो कारण बताए जा रहे हैं वो व्याख्या करते हैं या नहीं। चलिए आइए देखते हैं। जैसे अभिकथन स्टेटमेंट बोलता है भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को विशेष शर्तों के साथ अलग होने का अधिकार है। बिल्कुल गलत। ये क्या है, स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। भारत एक राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट है, और भारतीय संघ से किसी भी राज्यों को कोई भी शर्त के का आधार पर अलग होने की अनुमति नहीं है। तो अभिकथन जो है वो बिल्कुल भी गलत है। दूसरा बोलते हैं भारत विनाशी राज्यों का विनाशी संघ है। तो देखो भारत जो है वो विनाशी राज्यों का विनाशी संघ नहीं है, वो क्या है, अविनाशी संघ। क्या है भारत, अविनाशी संघ, डिस्ट्रक्टिव यूनियन। कभी भी संघ का विनाश नहीं हो सकता लेकिन राज्यों का विनाश हो सकता है। राज्यों का विनाश मतलब राज्यों को तोड़ करके नए राज्यों के गठन किए जा सकते हैं परंतु कभी भी संघ का विनाश नहीं होगा। तो इसमें कथन और कारण दोनों क्या देखने को मिल रहे हैं, तो गलत। इस आधार पे कथन और कारण दोनों क्या है, गलत। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्लियर है यहां तक? देखो सीधी सी बात है, राज्यों को अलग होने का कोई अधिकार नहीं है, गलत। भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, ना कि विनाशी संघ। तो ये स्टेटमेंट कारण भी क्या हो जाएगा, गलत। क्लियर है यहां तक? चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 पूछता है, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे कूट की सहायता से सही उत्तर का की पहचान कीजिए। तो कूट की सहायता से सही उत्तर की पहचान करना है। संसद मूल अधिकारों का संशोधन कर सकती है, बिल्कुल सही बात है।
केशवानंद भारती केस में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने यह व्याख्या की कि संसद के पास संविधान को संशोधित करने के अधिकार है, जिसके तहत वह मूल अधिकारों का भी संशोधन कर सकती है। दूसरा लिखा है संसद संविधान के आधारभूत तत्वों को भी परिवर्तित कर सकती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। इसी केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान संसद के पास पावर तो है आर्टिकल 368 के तहत संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की, चाहे वो मूल अधिकारों से संबंधित क्यों ना हो, परंतु संसद उन प्रावधानों को संशोधित नहीं कर सकती जो संविधान की मूल संरचना से जुड़ा हुआ है। इस आधार पर दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत। और सही कथनों की पहचान करनी है तो हमारा सही कथन क्या हो गया? केवल एक, ओनली वन। क्लियर है बात? चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मूल अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़ें। तो पहला लिखा है ये वाद योग्य होते हैं। जी बिल्कुल, मूल अधिकार क्या होते हैं? वाद योग्य होते हैं। दूसरा, ये न्यायोचित होते हैं। बिल्कुल, जस्टिसिएबल भी होते हैं, न्यायोचित होते हैं। तीसरा लिखा है ये स्थायी होते हैं। गलत, मूल अधिकार स्थायी नहीं होते क्योंकि संसद उनमें कमी या कटौती कर सकती है। पहले ही देखे मूल अधिकारों में संशोधन हो सकता है, तो ये स्थायी नहीं है। ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त होते हैं, तो गलत। केवल कुछ मूल अधिकार हैं जैसे कि 15, 16, 19, 29 और 30 जो केवल नागरिकों को प्राप्त हैं। बाकी अन्य मूल अधिकार नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। तो कुछ प्रावधानों को छोड़कर इन्हें निलंबित किया जा सकता है। तो बिल्कुल हमने देखा ऊपर के क्वेश्चन में कि कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जब मूल अधिकारों को क्या कर दिया जाता है? निलंबित, सस्पेंड। तो इस हिसाब से 1, 2 और 5, 1, 2 और 5 सही है। तो कहां हमको देखने को मिल रहा है? तो ऑप्शन ए। इसके हिसाब से ऑप्शन ए, 1, 2 और 5 ये स्टेटमेंट क्या है? हमारे सही है। क्लियर है? चलो जल्दी जल्दी है, करना है, आपको भी हड़बड़ी है कि जल्दी जल्दी समय का यूटिलाइजेशन हो, आप लोग अपनी तैयारियों को और अच्छे तरीके से कर पाए। तो चलो आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है अनुच्छेद 3 संसद को अधिकृत करता है। अनुच्छेद 3 संसद को अधिकार देता है किस बात की? किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है। जी बिल्कुल बढ़ा सकती है। किसी राज्य का क्षेत्र को घटा सकती है। तो हाँ जी, संसद ये भी कर सकती है। किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। जी बिल्कुल, ये भी हो सकता है। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। तो हाँ, ये भी हो सकता है। राज्य के क्षेत्र को बढ़ाना, राज्य के क्षेत्र को घटाना, उनकी सीमाओं में परिवर्तन करना और उसके नामों में परिवर्तन करना। जैसे हाल ही में केरल राज्य का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? तो केरलम। और ये जो नाम परिवर्तन किया गया उस राज्य का, ये किस अनुच्छेद के तहत संसद ने किया है? तो अनुच्छेद 3। तो इसके हिसाब से ये चारों चीजें संसद कर सकती हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, 1, 2, 3 एंड 4। समझ गए बात? चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। अनुच्छेद 12 के तहत राज्य शब्द में क्या क्या शामिल होता है? तो आर्टिकल 12 जो है वो डेफिनेशन ऑफ स्टेट है, राज्य की परिभाषा है। और उसके हिसाब से राज्य में कौन कौन शामिल होते हैं? तो देखो, भारत की संसद शामिल होती है। संसद के अलावा और क्या शामिल होता है? तो देश की कार्यपालिका। क्लियर है? दूसरा, राज्य का विधानमंडल शामिल होता है। तो बिल्कुल, विधानमंडल के साथ और क्या शामिल होता है? तो राज्य की कार्यपालिका। और कौन शामिल होगा? राज्य की कार्यपालिका। तीसरे नंबर पर दिखा है स्थानीय निकाय। तो जी बिल्कुल, स्थानीय निकाय, पंचायत या पालिकाएं वो भी शामिल होती हैं। और चौथा बोल रहा है वैधानिक या गैर संवैधानिक प्राधिकरण। राज्य के अधीन आने वाले वो हर उपकरण जिनको हम लोग एक और नाम से जानते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या पीएसयू। तो ये चारों जो है वो अनुच्छेद 12 के हिसाब से राज्य की परिभाषा में शामिल होते हैं। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 1, 2, 3 एंड 4। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है
निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल मूल अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है? तो थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, याद करो, 15, 16, 19, 29 और 30। तो 29, 30 तो दिख नहीं रहा है, 15, 16 और 19 दिख रहा है। किसमें किसमें? एक में, तीन में और पांच में। तो एक, तीन, पांच कहीं हमको ऑप्शन में दिख रहा है, तो हाँ जी, ऑप्शन ए। तो एक, तीन और पांच हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अनुच्छेद 300 का संपत्ति के अधिकार से संबद्ध है? जी हाँ। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, अच्छा लिखा हुआ है, चलो। संपत्ति का अधिकार एक विधिक और एक संवैधानिक अधिकार है। तो याद रखिएगा, नेशनल लेवल के एग्जामों में हमेशा संपत्ति के अधिकार को एक लीगल राइट्स माना गया है, एक विधिक अधिकार माना गया है। लेकिन छत्तीसगढ़ के व्यापम और एसएसबी की परीक्षाओं ने जब भी संपत्ति के अधिकार को पूछा है, तो उसने क्या आंसर लिया है? संवैधानिक अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। तो इस आधार पर संपत्ति का अधिकार विधिक और संवैधानिक अधिकार दोनों है। क्लियर? तीसरा, भारत के संविधान में अनुच्छेद 300 का 44वें संविधान संशोधन से अंतः स्थापित किया गया। तो जी बिल्कुल, ये भी स्टेटमेंट सही है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से बाहर निकाल करके भाग 12 के अनुच्छेद 300 क के तहत एक कैसा अधिकार बना दिया गया? तो विधिक या संवैधानिक। तो इस आधार पर हमारे तीनों स्टेटमेंट क्या हो जाते हैं? सही। तो हमारा ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एंड 3। क्लियर है बात? चलो आगे देखते हैं। इसी प्रकार 26, परिसीमन आयोग हाल ही में 131वां संविधान संशोधन विधेयक जो कि संसद में पारित नहीं हो सका, इस वजह से परिसीमन जो है वो चर्चा में है। तो इस लिहाज से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो परिसीमन आयोग का गठन संसद द्वारा विधि बनाकर किया जाता है। जी बिल्कुल। जब भी आर्टिकल 82 ये बताता है कि संसद विधि के द्वारा परिसीमन आयोग का गठन करेगी, आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। स्थापना करेगी संसद विधि के द्वारा, उसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति। और तीसरा लिखा है, परिसीमन आयोग का गठन हर जनगणना के बाद किया गया है। तो साथियों ये लाइन याद रखना, किया गया है जो बोल रहा है वो स्टेटमेंट गलत है। जनगणना आजादी के बाद बहुत बार हो चुकी है, इवन 2011 तक कंटिन्यू हुआ है, लेकिन इतनी ही बार परिसीमन आयोग का गठन नहीं हुआ है। याद रखिएगा, जो प्रावधान है वो बोलता है कि परिसीमन आयोग का गठन हर जनगणना के बाद किया जाना चाहिए। इट मस्ट बी, क्या बोलते हैं उसको, किया जाना चाहिए। ये नहीं है कि हर जनगणना के बाद वो किया गया है। याद रखिएगा। तो तीसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो गया? कथन व और एक और दो सही है। क्लियर है बात? तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा जो गया है शब्द का उपयोग किया गया है वो गया शब्द गलत है। किया जाता है या किया जा सकता है, ऐसा होगा तो स्टेटमेंट सही होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। विधान परिषद के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। जी बिल्कुल। जैसे राज्यसभा संसद की उच्च सदन होती है, ठीक वैसे ही विधान परिषद विधानमंडल का क्या होता है? तो उच्च सदन। इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत किया जाता है। तो जी बिल्कुल, 169 जो है वह विधान परिषदों की गठन के प्रावधान के बारे में बताता है कि राज्य उस पर क्या बोलते हैं प्रस्ताव पारित करेगा और संसद उस पर अपनी अनुमति देगी। विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो गलत, ये 5 वर्ष का नहीं, ये कितने वर्ष का है? तो जैसे राज्यसभा के सदस्यों का है वैसे ही इनका कितना वर्ष? तो 6। वर्तमान में भारत में केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है। तो बिल्कुल सही। वो 6 राज्य कौन कौन से हैं? तो एक है उत्तर प्रदेश, दूसरा है बिहार, तीसरा है
तेलंगाना, चौथा है आंध्र प्रदेश, पांचवा है महाराष्ट्र और छठवा है कर्नाटक। इन 6 राज्यों में वर्तमान में विधान परिषद है। तो ऑप्शन के हिसाब से 1, 2 एंड 4 क्या हो जाएगा? सही। और ये हमको कहां दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी में। क्लियर है? तो हमारा ऑप्शन आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चलो आगे करते हैं फिर। 2-3 क्वेश्चन ही बचे हैं, चलो देखते हैं उनको भी। क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है दल बदल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो साथियों, भारतीय राजनीति में अभी हाल ही में सबसे चर्चित जो शब्द है वो है दल बदल। सारे दल के बड़े बड़े नेता अपने दल को बदल करके इधर उधर जा रहे हैं। कई राष्ट्रीय पार्टियां खतरे में हैं, कई क्षेत्रीय पार्टियों के नेता जा चुके हैं। तो कुल मिलाकर के ये दल बदल जो है, एंटी डिफेक्शन लॉ, ये अभी किसमें है? तो चर्चा में है। इसलिए मैंने इसको क्वेश्चन पर लिया है। आइए देखते हैं क्या बोलता है। निर्दलीय चुना गया सदस्य किसी भी राजनीतिक दल में शामिल हो सकता है। तो क्या निर्दलीय चुना गया सदस्य किसी भी राजनीतिक दल में शामिल हो सकता है? तो नहीं। अगर वह शामिल होगा तो उसके ऊपर दल बदल नियम लागू होगा और वह निर्दलीय सदस्य क्या हो जाएगा? अयोग्य। मनोनीत सदस्य 6 महीने पश्चात किसी भी दल में शामिल हो सकता है? तो नहीं, किसी भी दल में शामिल नहीं हो सकता। क्योंकि अगर उसको किसी दल में शामिल होना है तो कब होना पड़ेगा? 6 महीने के अंदर। कब शामिल होगा वो? 6 महीने के अंदर। पश्चात नहीं होगा। पश्चात लिखा है इसलिए स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत। दल बदल के आधार पर अयोग्यता का निर्धारण पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है। तो जी बिल्कुल सही। चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो, वो राज्यसभा का सदस्य हो या राज्य विधान मंडलों का, जिस भी सभा का वो सदस्य होगा, उसी सभा के पीठासीन अधिकारी के द्वारा इसके दल बदल का निर्धारण, दल बदल के आधार पर अयोग्यता का निर्धारण किया जाएगा। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है पूछा है? तो ओनली 3 कहीं दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर क्या होगा? तो केवल 3। समझ गए? चलो 29 देखते हैं। भारत के महान न्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राज्यसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? जी बिल्कुल। महान न्यायवादी संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। दूसरा, लोकसभा में मतदान कर सकता है? ये स्टेटमेंट हो गया गलत। महान्यायवादी दोनों सभाओं की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोल सकता है, समिति का सदस्य हो सकता है, लेकिन अपना मत किसी भी सदन में वो नहीं दे सकता। तो लोकसभा में बोल सकता है, ये हो गया राइट। लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। हमसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो 1, 3 और 4। और 1, 3 और 4 हमको ऑप्शन में कहा मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है यहां तक? चलो अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। लास्ट क्वेश्चन है कथन और कारण का। जाते जाते थोड़ी चिंता देख लेते हैं कथन और कारण में। पहला कथन बोलता है कि भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था के साथ एक मजबूत केंद्र की स्थापना की गई है। तो राइट। भारतीय संविधान जो है वो एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था का प्रावधान करता है। मतलब फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस्ड, ये हमारे संविधान के संरचना की खूबसूरती है। तो मजबूत केंद्र की स्थापना की गई है, बिल्कुल सही। संविधान निर्माताओं का मानना था कि भारत की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए केंद्र को पर्याप्त शक्तियां मिलनी चाहिए। तो देखो यहां पास आप समझो कि केंद्र को मजबूत बनाया गया है, ये कथन है। और कारण ही स्पष्ट करता है कि देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए केंद्र को पर्याप्त शक्ति दी जानी चाहिए थी। इसीलिए ही मजबूत केंद्र की स्थापना की गई है। तो इसका जो कारण है वो कथन का क्या करता है? तो व्याख्या। क्या करता है? व्याख्या। इस आधार पे देखो तो ए और आर दोनों सही हैं, तथा आर जो है वो ए की क्या करता है? व्याख्या। कहीं लिखा है एक और आर दोनों सत्य है एवं आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ए। कथन जो है वो कारण जो है वो कथन की व्याख्या करता है। समझ गए साथियों बात? तो चलो
इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रिवीजन करिएगा, सारे डायमेंशन को पढ़िएगा और एट द एंड आप सभी को आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, डू वेरी बेस्ट। और भी अंतिम प्रहार की सीरीज को मिस नहीं करिएगा, कंटिन्यू जुड़े रहिए चंद्रा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं हैं आपको आपके एग्जाम की तैयारियों को लेके। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।